So hello everyone, welcome to the discussion. In the today's video we are going to talk about the basics in the biostatistics. आज हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे. पहला टॉपिक होगा हाइपोथेसिस, दूसरा होगा पी वैल्यू और इन द थर्ड टॉपिक वी आर गोइंग टू सी अबाउट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पी वैल्यू एंड द वैल्यूज विच वी आर कैलकुलेटिंग in the biostatistical exercise, let it be chi-square, z-test or t-test. So let's starting with the hypothesis. What is hypothesis? Hypothesis is a statement that we assume to be true before testing it. In simple words, we can say that hypothesis is अनुमान लगाना. मतलब ये कि किसी भी टेस्ट करने से पहले जो स्टेटमेंट हम मान लेते हैं कि सच है उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं. नाउ हाइपोथेसिस इज ऑफ 2 टाइप्स. First, it is a study hypothesis and second, it is a null hypothesis. Study hypothesis क्या है? It is an assumption that was made before studying and conducting test. It is known as study hypothesis. मतलब कि अगर कोई क्लिनिकल ट्रायल है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये क्लिनिकल ट्रायल कहूँ कि बीटा ब्लॉकर्स डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, तो वो क्या है? वो एक स्टडी हाइपोथेसिस है जो कि मैं क्लिनिकल ट्रायल्स होने से पहले दे रहा हूँ. और ये जो स्टडी हाइपोथेसिस है उसको डिनोट किया जाता है बाय द लेटर H. नाउ मूविंग अहेड विद द नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द स्टडी हाइपोथेसिस. मतलब फॉर द सिमिलर एग्जांपल, फॉर द सेम एग्जांपल, अगर मैं ये कहूँ कि बीटा ब्लॉकर्स डजंट डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, तो ये हो जाएगी नल हाइपोथेसिस एंड द नल हाइपोथेसिस डिनोटेड बाय द H नॉट. लाइक सेम एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, तो वो कौन सी हाइपोथेसिस हो जाएगी? वो हाइपोथेसिस हो जाएगी स्टडी हाइपोथेसिस. और अगर इसमें नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी? वो ये बनेगी कि स्मोकिंग डजंट कॉजेज लंग कैंसर. नाउ मूविंग नेक्स्ट, पी वैल्यू. व्हाट इज पी वैल्यू? पी वैल्यू इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस. मतलब देखो, इसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता. ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो कि टेक्स्ट बुक में लिखी गई है, जो कि मैंने लिख दिया. लेकिन इसका कंसेप्ट क्या है? पी वैल्यू कहाँ से आया और कैसे हम इसकी बात कर रहे हैं बायोस्टैट्स में. सो पी वैल्यू समझने से पहले हमें एरर्स समझनी पड़ेगी. एरर्स क्या है? एरर्स है गलतियाँ जो कि हम क्लिनिकल ट्रायल्स में करते हैं. और ये जो एरर्स है वो 2 टाइप्स की होती है. एक होती है टाइप 1 एरर और एक होती है टाइप 2 एरर. टाइप 1 एरर का दूसरा नाम है अल्फा एरर और टाइप 2 एरर का दूसरा नाम है बीटा एरर. और इसको याद कैसे रखें कि कौन से एरर में क्या एक्सेप्ट होता है, क्या रिजेक्ट होता है? उसके लिए 2 निमोनिक है. एक तो है जूनियर एनटीआर जो कि RRR के हीरो थे. ठीक है, मान लेते हैं कि जूनियर एनटीआर जो है वो नंबर 1 है. तो ये जो है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि नल हाइपोथेसिस इज ट्रू बट रिजेक्टेड. सिमिलरली अगर मैं दूसरा टाइप 2 एरर के निमोनिक की बात करूं तो यहाँ पे NFA2 लिखा है. इसका मतलब क्या है कि पहले जब कंप्यूटर्स होते थे तब एक गेम होती थी जिसका नाम था नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड. तो स्पीड को अगर मैं एक्सेलरेशन मान लूँ तो NFA2. ठीक है, और इसमें क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस जो होती है वो फॉल्स होती है लेकिन एक्सेप्ट कर दी जाती है. इसको समझते हैं कि आखिरकार ये कहना क्या चाहते हैं. तो एग्जाम्पल से समझे तो ये जो मैंने पहली लाइन लिखी है वो है स्टडी हाइपोथेसिस. ठीक है, सो गोइंग विद द टाइप 1 एरर, रसगुल्ला कॉजेज लंग कैंसर. ये एक हमारी स्टडी हाइपोथेसिस है. इसकी नल हाइपोथेसिस क्या निकलेगी? इसकी नल हाइपोथेसिस निकलेगी कि रसगुल्ला डजंट कॉजेज लंग कैंसर. अब ये जो स्टेटमेंट है जो मैंने अभी कही वो तो सच है, मतलब नल हाइपोथेसिस इज ट्रू. लेकिन इस स्टेटमेंट को अगर रिजेक्ट कर दिया जाए, कौन से स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाए कि रसगुल्ला डजंट कॉजेज लंग कैंसर, ये स्टेटमेंट गलत है, तो वो कौन सी एरर होगी? वो होगी टाइप 1 एरर. नाउ गोइंग विद द टाइप 2 एरर, यहाँ पे हमारी स्टडी हाइपोथेसिस है कि स्मोकिंग कॉजेज कैंसर. ठीक है, ये तो सच बात है. अगर हम इसकी नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी? इसकी नल हाइपोथेसिस ये बनेगी कि स्मोकिंग डजंट कॉजेज लंग कैंसर, जो कि गलत बात है. मतलब नल हाइपोथेसिस यहाँ पे गलत है. लेकिन अगर मैंने ये बात को सच मान लिया कि स्मोकिंग डजंट कॉजेज लंग कैंसर, तो वो कौन सी टाइप की एरर होगी? वो होगी टाइप 2 एरर. ठीक है, तो ये बात की हमने एरर्स की. अब एरर्स का क्या लेना देना है पी वैल्यू से? तो इसका ये लेना देना है कि एक्चुअली जो अल्फा एरर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पी वैल्यूज से. मतलब जितनी ज्यादा अल्फा वैल्यू होगी उतनी ज्यादा पी वैल्यू होगी, मतलब प्रोबेबिलिटी वैल्यू होगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ द पी वैल्यू इज 0.02, इसका मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है? डिनोट कर रहा है कि अल्फा एरर जो है वो 2% है. एंड इफ द पी वैल्यू इज 0.05, इट मीन्स दैट द अल्फा एरर इज 5%.
एंड हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स हो उसमें एरर कम से कम हो, चाहे वो अल्फा हो, बीटा एरर हो, सारे एरर हमारे कम से कम होने चाहिए। मतलब अगर हमारे अल्फा एरर कम हो तो ऑटोमेटिकली हमारी पी वैल्यू भी कम होनी चाहिए। और जो एक्सेप्टेड मिनिमम एरर है, कम से कम एरर कितनी होनी चाहिए अल्फा एरर, तो वो होनी चाहिए 5%। और अगर अल्फा एरर 5% है तो पी वैल्यू कितनी होगी 0.05। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इफ द पी वैल्यू इज लेस देन 0.05, मतलब अगर अल्फा एरर मिनिमम 5% है, मतलब एरर जो है वो कम से कम एरर है, और अगर किसी भी टेस्ट में कम से कम एरर होगी तो वो टेस्ट ऑटोमेटिकली अप्रोप्रिएट टेस्ट हो जाएगी, मतलब वो टेस्ट सिग्निफिकेंट होगी। अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है इन कंसेप्ट का? कंक्लूजन ये है कि इफ द पी वैल्यू इज लेस देन 0.05 इट मीन्स दैट द टेस्ट इज सिग्निफिकेंट and study hypothesis is accepted and the null hypothesis is rejected. Similarly, अगर इसका opposite कह ले कि p value is greater than 0.05 then the test is non-significant, study hypothesis is rejected and the null hypothesis is accepted. मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर p वैल्यू ज़्यादा हुई 0.05 से, इसका मतलब होगा कि अल्फा एरर जो है वो 5% से ज़्यादा है, और किसी भी टेस्ट में अगर एरर ज़्यादा है तो वो टेस्ट ऑटोमेटिकली नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगी, और टेस्ट अगर नॉन सिग्निफिकेंट है तो स्टडी हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड एंड द नल हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड। नाउ ये कैसे पता चलेगी कब सिग्निफिकेंट है, कब नॉन सिग्निफिकेंट है, कब ग्रेटर देन लगाना है, कब लेस देन लगाना है? इसके लिए हमारे पास निमोनिक है। तो लेट सपोज कि अगर p वैल्यू लेस देन 0.05 है तो यहाँ पे लेस देन लगा है। लेस देन का मतलब क्या है? लेस अल्फाबेट्स। लेस अल्फाबेट्स किस में है? नॉन सिग्निफिकेंट में है कि सिग्निफिकेंट में? सिग्निफिकेंट में। तो इफ p वैल्यू इज लेस देन 0.05 देन द टेस्ट विल बी सिग्निफिकेंट बिकॉज इट हैज लेस अल्फाबेट्स। और सिमिलरली इफ p वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05, यहाँ पे साइन कौन सा है? ग्रेटर देन का है। So if it is greater than, then there are more alphabets. More alphabets किस में? Significant में या non significant में? Non significant में। तो if p value is greater than 0.05, the test will be considered as a non significant. Now moving next to the last topic of this video, that is what is the difference between the p value and the chi-square, z and t-test values? आखिरकार दोनों अलग अलग चीजें होती है, दोनों एक चीजें नहीं होती। सो व्हाट इज पी वैल्यू? पी वैल्यू तो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है कि कितनी एरर की प्रोबेबिलिटी, कितनी अल्फा एरर हो सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम पी वैल्यू कहते हैं। जबकि जो हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बायोस्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज में, चाहे वो काई स्क्वायर हो, जेड टेस्ट हो, टी टेस्ट हो, उसमें जो वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं वो एक स्टैंडर्डाइज टोटल डिफरेंस है बिटवीन द एक्चुअल डेटा एंड द एक्सपेक्टेड डेटा। इसको हम बाद में समझते हैं कि आखिरकार ये है क्या, लेकिन उससे पहले whenever we do the calculation at the end, हम जब करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में तो हम समझेंगे कि जब भी हम एंड में कैलकुलेशन करते हैं हम कंपेयर करते हैं काई स्क्वायर, जेड टेस्ट और टी टेस्ट की वैल्यूज को विद सम रैंडम नंबर दैट वाज प्रेजेंट इन द प्रोबेबिलिटी टेबल एट द पी वैल्यू दैट इज 0.04 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 इन द काई स्क्वायर। ये हम देखेंगे जब हम करेंगे, लेकिन एट द एंड हम किसी रैंडम वैल्यू से इन टेस्ट वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। तो आखिरकार वो रैंडम वैल्यू क्या होता है प्रोबेबिलिटी टेबल में? वो एक्चुअली एक्सेप्टेबल डिफरेंस होता है बिटवीन अवर एक्चुअल डेटा एंड एक्सपेक्टेड डेटा। इसको अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो इसका मतलब ये है कि लेट सपोज वही स्टडीज मान के चलते कि हमने बीटा ब्लॉकर्स दिया जो कि बीपी को कम करा रही थी, ठीक है, तो मिनिमम कितना बीपी कम होना चाहिए जो मैं मान सकूं कि ये बीटा ब्लॉकर्स की वजह से हुआ है? लेट सपोज दैट रैंडम नंबर इज 4। तो अगर 4 से कम है ये जो डिफरेंस है बिटवीन द बीपी जो कि बीटा ब्लॉकर्स देने के बाद हुआ है कम, ठीक है, अगर वो 4 से कम है तो वो मोस्ट लाइकली चांसेस है कि शायद से वो फिजियोलॉजिकल हो और शायद से वो बाई चांस हो। तो अगर लेस देन हुआ तो ये ऐसा हम कह सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली वो फिजियोलॉजिकल कॉजेज की वजह से हुआ होगा। लेकिन अगर वो जो बीपी कम होने का जो डिफरेंस है वो इस एक्सेप्टेबल डिफरेंस से ज्यादा हुआ, लेट सपोज 4 से ज्यादा हुआ तो 10 हो गया, 14 हो गया, तो हम ये शॉर्ट कह सकते हैं कि मोस्ट लाइकली वो बीटा ब्लॉकर्स की वजह से हुआ होगा। तो यहाँ पे ये रैंडम नंबर ऐसे काम आता है। सो अल्टीमेटली कमिंग टू द कंक्लूजन कि आखिरकार कंक्लूजन क्या है, ये दोनों जो लाइंस हम पढ़ेंगे अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हर बायोस्टैटिस्टिकल चाहे वो काई स्क्वायर हो, जेड टेस्ट हो, टी टेस्ट हो, सब में काम आती है। तो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस 2 लाइंस। तो इफ द कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द काई स्क्वायर या फिर जेड और टी टेस्ट is lower than the value in the probability table, then we conclude that the null hypothesis is
ट्रू। और इसको याद कैसे रखेंगे? देखो लोअर में भी एल है, नल में भी एल है, तो सिंपल है, अगर लोअर है तो नल हाइपोथेसिस ट्रू है। और सेकंड केस में कहे तो अगर जो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर है वो अगर हायर हुई, ज्यादा हुई देन द वैल्यू इन द प्रोबेबिलिटी टेबल, देन वी कंक्लूड दैट द स्टडी हाइपोथेसिस इज ट्रू। तो मेक श्योर कि ये दोनों लाइंस आपको याद रहे, जिससे हम नेक्स्ट वीडियोस में इन दोनों के ऊपर कंसेप्ट बना सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो सून। थैंक यू।